नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय जहां एक और समूचे राज्य में कोविड के इलाज में प्रभावी साबित होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है, वहीं अब वर्धा की जेनेटिक लाइफ साइंस में गुरुवार 6 मई से रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन की शुरुआत हुई है। यहां पर रोजाना 30,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्पादित करने का लक्ष्य तय किया गया है। सबसे खास बात यह है कि वर्धा की इस कंपनी को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन हेतु लाइसेंस दिलवाया गया है। इस कंपनी में उत्पादित होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की विदर्भ सहित समूचे महाराष्ट्र राज्य के अस्पतालों को आपूर्ति की जाएगी। ऐसे में अब राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत कुछ हद तक दूर हो सकती है। इस समय 18 से 45 वर्ष आयु गुट वाले नागरिकों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जाना शुरू किया गया है, जिसके लिए पहले से ऑनलाइन पंजीयन कराना जरूरी किया गया है। इस हेतु उपलब्ध कराए गए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब शुरू रहती है और कब बंद, इसका कोई निश्चित समय नहीं है और कई बार ऐप पर रजिस्ट्रेशन रात 11 बजे महज 1 मिनट के लिए खुलता है और 1 मिनट के भीतर ही तमाम स्लॉट बुक होकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। ऐसे में टीकाकरण करवाने के इच्छुक लोगों को इस समय 24 घंटे मोबाइल को अपने हाथ में पकड़कर उस पर रजिस्ट्रेशन हेतु नज़र रखनी पड़ रही है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता कि ऐप पर रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा और कब बंद हो जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है और यह समझ से परे है कि अब तक रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन की ओर से कोई निश्चित समय तय क्यों नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर सर्वाधिक हैरत की बात यह है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को जब पहले से ही अपना पंजीयन इस ऐप पर कराना होता है और ऐप के जरिए उन्हें टीकाकरण केंद्र पर जाने हेतु तारीख और समय दिया जाता है, तो टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें कतारों में खड़े रहकर 2 से ढाई घंटे तक अपना नंबर आने का इंतजार क्यों करना पड़ता है, और यदि इंतजार करना पड़ता है तो फिर पहले से पंजीयन कराने और एडवांस बुकिंग करने का फायदा क्या है। गत रोज अमरावती जिले को स्वास्थ्य महकमे द्वारा कोविशील्ड के 12,000 तथा कोवैक्सीन के 15,900 डोज का नया स्टॉक प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उम्मीद जागी थी कि इसके पहले कोवैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाए जाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन अब पता चला है कि राज्य सरकार के कोटे से उपलब्ध कराई गई कोवैक्सीन की यह खेप 18 से 44 वर्ष आयु गुट के लिए भेजी गई है। इससे इसी आयु गुट के लाभार्थियों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाया जाएगा। वहीं कोविशील्ड के नए स्टॉक से भी इस आयु गुट के लाभार्थियों को पहला डोज लगाया जाएगा। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक आयु गुट वाले लोगों को कोविशील्ड के इस स्टॉक से दूसरा डोज लगाने का काम भी शुरू किया गया है। गत रोज कोवैक्सीन उपलब्ध हो जाने की जानकारी मिलते ही 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कई लोग उन टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे जहां पर उन्होंने कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाया था। लेकिन वहां जाने पर पता चला कि कोवैक्सीन का नया स्टॉक केवल 18 से 44 वर्ष आयु गुट वाले लाभार्थियों के लिए आया है। वहीं इस आयु गुट के जिन लाभार्थियों ने इससे पहले कोविशील्ड का पहला डोज लिया था, उन्हें कोविशील्ड के नए स्टॉक से दूसरा डोज लगाए जाने का काम शुरू किया गया। ऐसे में कोवैक्सीन का पहला डोज लगाने वाले लोगों को टीकाकरण केंद्रों से मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर जिलाधीश शैलेश नवाल तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले ने बताया कि अगले 2-3 दिन में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों के लिए कोवैक्सीन का नया स्टॉक उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसके बाद कोवैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके लाभार्थियों को दूसरा डोज लगाए जाने की शुरुआत की जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद भी अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की चुनावी प्रक्रिया सरकार द्वारा पारित किए गए मार्गदर्शक निर्देशानुसार सभी नियमों का पालन कर पूर्ण कराई जाएगी। यह चुनावी प्रक्रिया स्थगित करने के अधिकार राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण को नहीं है, ऐसा स्पष्टीकरण राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण के सचिव यशवंत गिरी ने दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना के खतरे के मद्देनजर सभी चुनाव 31 अगस्त तक स्थगित रखने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनावी कार्यक्रम विभागीय निबंधक द्वारा घोषित किया गया है। इस कारण धामनगांव के विधायक प्रताप अड़सड़ ने कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला बैंक के चुनाव स्थगित करने की मांग राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण से की थी, जिस पर चुनावी प्राधिकरण द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों सहित उनके परिवारों को कोविड की बीमारी से कैसे बचाया जाए, इस उद्देश्य से आज पुलिस मुख्यालय की डॉक्टर शीतल सोरात ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर ऋषिकेश होले का ऑनलाइन व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया था। इस समय दोनों डॉक्टरों ने ऑनलाइन संवाद साधते हुए पुलिस आयुक्तालय के पुलिस अधिकारियों व
कर्मचारियों की समस्याओं को जाना, साथ ही कोविड संक्रमण काल के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पर मार्गदर्शन किया। इस समय पुलिस कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगाने के फायदे और नहीं लगाने पर होने वाले नुकसान के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी गई। शहर में करवा इंटीरियर, करवा स्टेट कंसल्टेंसी तथा नारायण दास करवा एंड कंपनी जैसे प्रतिष्ठित व्यापारिक फर्मों का संचालन करने वाले करवा परिवार पर शहर के 20 जमाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि करवा परिवार ने उनके द्वारा निवेश किए गए 2 करोड़ 31 लाख रुपए की रकम डुबो दी है और रकम लौटाने से बचने हेतु करवा परिवार द्वारा विगत कुछ दिनों से अपना दिवाला निकालने का स्वांग किया जा रहा है। इस समय तक यह रकम और उस पर ब्याज की राशि मिलाकर यह भुगतान कुल 3 करोड़ 13 लाख रुपए पर पहुंच गया है। ऐसे में निवेशकर्ताओं की रकम लौटाने के लिए महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संबंधों का संरक्षण अधिनियम 1999 तथा अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत करवा परिवार की संपत्तियों को जब्त करते हुए जमाकर्ताओं को उनकी राशि लौटाई जाए। इस आशय की मांग को लेकर इन निवेशकों ने अपने वकील अशोक जैन व ऋषि छाबड़ा के जरिए अमरावती के जिलाधीश के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस समय जहां एक और चारों ओर कोविड की संक्रामक महामारी का खतरा फैला हुआ है और रोजाना कई लोगों की मौतें हो रही हैं, जिसके मद्देनजर सरकार एवं प्रशासन द्वारा संचारबंदी के साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को लागू किया गया है, वहीं दूसरी ओर कई लोग अब भी इस बीमारी की गंभीरता को न समझते हुए नियमों व निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे ही गौरव अरोरा नामक व्यक्ति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर कंवरनगर परिसर के अंबिका नगर स्थित मैदान पर IPL की तरह सीमित ओवरों की क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही महानगर पालिका, RTO व राजापेट पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर संयुक्त रूप से छापा मारा और 7 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 17 लोगों के दुपहिया वाहन जब्त किए गए। इस समय आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में इस आशय की अफवाह ने जोर पकड़ा हुआ है कि कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगाए जाने से लोगों की मौत हो रही है। विगत 4 दिनों के दौरान मेलघाट के 200 से अधिक गांवों में फैली इस अफवाह के चलते यहां के आदिवासी कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगाने हेतु तैयार नहीं है। इस बात से अवगत होने के बाद जिला परिषद के समाज कल्याण सभापति दयाराम काले व जिला परिषद सदस्य वासंती मंगरोले ने चिखलदरा तहसील के गिरगुटी गाँव में मंगलवार को कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किया, जिसके बारे में गाँव वासियों को जानकारी भी दी गई। लेकिन इसके बावजूद इस शिविर में गांव के केवल एक ही व्यक्ति ने आकर वैक्सीन लगाई और इस व्यक्ति को भी काफी समझा बुझाकर यहां लाना पड़ा। वहीं इस शिविर में वरुड़, अंजनगांव, सुरजी, परतवाड़ा व अचलपुर आदि तहसील क्षेत्रों से आए 89 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इन लोगों को वैक्सीन लगवाता देखने के बावजूद गाँव के आदिवासी यह वैक्सीन लगवाने हेतु तैयार नहीं हुए। इस समय अमरावती के शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी अधिक तेज हो चुकी है और रोजाना पाए जाने वाले मरीजों में 70% से अधिक मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखते हैं। यह अपने आप में बेहद चिंता की बात है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों व त्रिसूत्री के नियमों का पालन करने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं, इस आशय के निर्देश जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में दी गई। आपण सगळ्याशी विनंती करतो, रिक्वेस्ट करतो, आपण मदत, आपण आणि जे व्हिडिओ साहेब आहेत त्यांनी सर्वांना पण मोटिवेट करा। कुठे अडल्यास तर मला सांगा। आपण ज्या गावाला कंटेनमेंट झोन करतोय तर त्या गावात नावापुरता नाही पाहिजे, ते कामापुरता पाहिजे। आणि एखादा माणूस जर ऐकलं नसेल तर तुम्ही मला बिनधास्त सांगा, त्याच्यावरती FIR करू, आपण दंड करू। ग्रामस्तरीय समितीने त्याची व्हिडिओ शूटिंग करून त्या फोटो ठेवलं तर त्या माणसावर कारवाई पण करू। एखादा माणसामुळे आपण कोणाचा जीव धोक्याला टाळून टाकू शकत नाहीये, हे थोडासा आपला विचार करण्याची गरज आहे। मी एकदा तुमचं अभिनंदन करतो, आभार पण व्यक्त करतो, पण हे काम आपलं व्हायला पाहिजे, असं थोडंसं नियोजन करावं। इस समय अमरावती जिले में कोविड संक्रमितों एवं संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों की संख्या रोजाना नए नए रिकॉर्ड बनाती दिखाई दे रही है। गुरुवार 6 मई को अमरावती जिले में 1189 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही अमरावती जिले में अब कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71,883 पर जा पहुंची है। इससे पहले लगातार 5 दिन तक रोजाना 900 से अधिक संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे। वहीं विगत 2 दिनों से यह संख्या 1000 के स्तर को पार कर रही है। वहीं गुरुवार को इलाज के दौरान अमरावती जिले के 20 तथा अन्य जिलों के 4 ऐसे कुल 24 मरीजों की कोविड अस्पतालों में मौत हुई। इस समय मुस्लिम समाज बंधुओं का पवित्र रमजान माह चल रहा है, जिसमें गुरुवार 6 मई तक 23 रोजे हो चुके हैं और अब जल्द ही रमजान ईद का पर्व पड़ने वाला है। ऐसे में जमीयत उलेमा ए हिंद के पदाधिकारियों तथा शहर में स्थित मस्जिदों के मौलवियों द्वारा इतवारा बाजार परिसर स्थित होटल अब्दुल्ला में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार अर्जुन ठोसरे भी उपस्थित थे। इस बैठक में सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समाज बंधुओं से आह्वान किया कि फिलहाल शहर सहित जिले तथा राज्य सहित देश पर जिस तरह से कोविड की संक्रामक महामारी का खतरा मंडरा रहा
रहा है, उसे देखते हुए इस वर्ष रमजान ईद का पर्व बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाया जाए। इस समय हर किसी को चाहिए कि कोविड की वजह से मृत हुए लोगों और गम का सामना कर रहे परिवारों के लिए दुआ की जाए। साथ ही देश सहित दुनिया को इस महामारी से जल्द निजात मिले, इसके लिए भी पूरी कसरत के साथ दुआ की जानी चाहिए और घर पर रहकर ही 5 वक्त की नमाजों के साथ तरावीह की नमाज अदा की जानी चाहिए। इसके अलावा इस वक्त किसी ने भी बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ईद की खरीदारी के लिए बाजार में किसी तरह की भी कोई भीड़भाड़ नहीं करनी चाहिए। इससे पहले राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की जा चुकी है। वहीं इस समय इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम किस पद्धति से घोषित किया जाए। वहीं दूसरी ओर कोरोना की वजह से उत्पन्न हालात पूरी तरह संभलने के बाद कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की 100 से 200 अंकों की परीक्षा लेने का विचार भी शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में जल्द ही एक प्रस्ताव शालेय शिक्षा विभाग द्वारा सरकार को पेश किया जाएगा, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों द्वारा बताया गया है। पेशे से डॉक्टर रहने वाली अमरावती शहर की पुलिस आयुक्त तो डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती शहर में लगातार बढ़ रही कोविड संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शहर वासियों को हालात की गंभीरता समझाने हेतु एक बड़ा अनूठा तरीका खोज निकाला है, जिसके तहत उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक प्रेरक वीडियो संदेश जारी किया है। इस हेतु जारी किए गए वीडियो संदेश में सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों व विशेषज्ञ डॉक्टरों के भी वीडियो संदेश शामिल किए हैं और लोगों को कोविड के खतरे के प्रति आगाह करते हुए इस संक्रामक महामारी से बचने हेतु आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ अंतर्गत परशुराम शोभा यात्रा उत्सव समिति द्वारा परशुराम जयंती के अवसर पर शहर में भगवान परशुराम की भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। साथ ही विभिन्न धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, किंतु इस वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जा रहा, बल्कि आगामी 14 मई को परशुराम जयंती के अवसर पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत भव्य रक्तदान व प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की युवा इकाई के पूर्व जिलाध्यक्ष सुमित शर्मा की स्मृति में यह शिविर आगामी शुक्रवार 14 मई को रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में सुबह 8 से अपराह्न 2 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने हेतु 15 मई तक संचारबंदी लागू की गई है। इसके साथ ही सीएम ठाकरे ने राज्य के निराधारों को अप्रैल व मई माह का अग्रिम मानधन देने की घोषणा की है, ताकि संचारबंदी काल के दौरान इन लोगों को किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसे में जिले के सभी तहसीलों में रहने वाले कुल 1,64,250 निराधारों के बैंक खातों में आगामी 1 सप्ताह के भीतर उनके अनुदान की राशि जमा हो जाएगी। इस समय अमरावती शहर में कोविड संक्रमण को लेकर हालात काफी गंभीर हो चले हैं। रोजाना नए संक्रमित मरीजों के मिलने का प्रमाण बढ़ रहा है। ऐसे में हालात को नियंत्रित करने हेतु शहर में संचारबंदी के दौरान तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाते हुए प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कोविड संकट के चलते ताड़ोबा व्याघ्र प्रकल्प बंद रहने से पर्यटकों के लिए ऑनलाइन पर्यटन का प्रयोग चलाया जा रहा है, जिसे सैलानियों की ओर से भरपूर प्रतिसाद भी मिल रहा है। बीते वर्ष कोरोना की पहली लहर के चलते व्याघ्र प्रकल्प पूरी तरह बंद रखे गए और इस बार भी व्याघ्र प्रकल्प बंद ही है। ऐसे में सैलानियों को निराश न होना पड़े, इस हेतु वन्य प्रेमियों सफारी का लुत्फ लॉकडाउन के दौर में भी मिले, इस हेतु अब ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प प्रबंधन ने बीते वर्ष ताड़ोबा की अपडेट ऑनलाइन सफारी यूट्यूब के माध्यम से शुरू की है। दक्षिण अफ्रीका के क्यूगर नेशनल पार्क ने सबसे पहले यह उपक्रम चलाया था। वहीं देश में पहली बार यह प्रयोग ताड़ोबा में आरंभ किया गया है। HIV पीड़ित परिवार भी अंत्योदय योजना के लिए पात्र होते हैं, लेकिन जिन परिवारों में 1 अथवा 2 सदस्य HIV संक्रमित हैं, वह परिवार इस योजना से वंचित रह रहे थे। ऐसे में अब 102 वंचित परिवारों को पहली बार अंत्योदय योजना का लाभ मिला है। ऐसे परिवारों को इस योजना का लाभ दिलवाने वाला राज्य में पहला जिला अकोला साबित हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे ने जिलाधीश शैलेश नवाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि सभी कोविड अस्पतालों में CCTV कैमरे व अस्पताल के बाहर LED स्क्रीन लगाई जाए, साथ ही अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या घोषित की जाए। स्वाभिमान कामगार यूनियंस के जिला कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ बनसोड़ ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के उप अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए बडनेरा नई बस्ती परिसर स्थित मिलचाल परिसर में नियमित किए जाने की मांग की है। अमरावती महानगर प्रशासन को वर्ष 2021-2022 इस आर्थिक वर्ष के लिए 48 करोड़ 60 लाख रुपयों की संपत्ति टैक्स वसूली का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन जारी आर्थिक वर्ष के पहले माह में चारों जोन मिलाकर केवल 42 लाख 60 हजार रुपयों की ही वसूली हो पाई है।
चिखलदरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले दहेंद्री निवासी सुरेश येवले नामक व्यक्ति की उसके बड़े भाई राजेश उर्फ दीनू येवले ने खेती के विवाद पर सिर पर रैप्टर से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के समय सुरेश येवले गहरी नींद में सो रहा था। पश्चात उसे चुरनी के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। यहाँ पर आज इलाज के दौरान सुरेश येवले की मौत हो गई। फिलहाल कोविड महामारी के चलते प्रशासन की ओर से विवाह समारोह के आयोजन पर पाबंदी लगाई गई है और कोविड नियमावली के नियमों का पालन करते हुए विवाह आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग बाग इन नियमों का उल्लंघन करते हुए विवाह समारोह का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने SRPF से सेवानिवृत्त कर्मचारी देवीदास मोतीराम सुरजुसे के खिलाफ कल अपराध दर्ज किया है। देवीदास सुरजुसे SRPF में बंगला नंबर 10 में रहते हैं और उनके बेटे का कल विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसके लिए पहले SRPF के अधिकारियों व शहर पुलिस से अनुमति निकालना जरूरी था, किंतु सुरजुसे परिवार ने ऐसी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की, जिसकी शिकायत SRPF के निरीक्षक राजेंद्र राउत ने फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज कराई थी। शहर यातायात शाखा के पूर्व व पश्चिम विभाग की ओर से चोरी एवं हादसों का शिकार सहित बैंक किस्त का भुगतान नहीं करने वाले लोगों के वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाती है, किंतु ये वाहन दोबारा वाहन धारकों द्वारा वापस नहीं लिए जा रहे हैं और थाना परिसर में धूल खाते पड़े हैं। शहर यातायात शाखा के पश्चिम विभाग की ओर से विगत 8 से 10 वर्षों से जारी वर्ष तक कुल 37 लावारिस मोटरसाइकिलें डिटेन की गई हैं। जिला ग्रामीण पुलिस ने नांदगांव खंडेश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले शेवती गांव में रहने वाले नरेंद्र संगीतराव सोनबावड़े पर MPDA के तहत कार्रवाई की है। गांव में हाथ भट्टी की शराब निकालना, अवैध शराब की तहसील के गांवों में सप्लाई करना तथा गांव में अवैध शराब की बिक्री करना, ऐसे अनेक मामले नरेंद्र सोनबावड़े पर दर्ज हैं और उसे इससे पहले कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए चेतावनी भी दी गई थी, जिसका उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में पुलिस ने नरेंद्र सोनबावड़े पर MPDA के तहत कार्रवाई करते हुए उसे 6 माह के लिए अमरावती जेल में स्थानबद्ध किया है। परसों रात गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले बजरंग टेकड़ी परिसर स्थित प्रफुल्ल एंटरप्राइजेस नामक गोदाम को किसी अज्ञात शख्स ने आग लगाई थी। इस घटना में गोदाम में रखे हुए टायर जलने से करीब 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इस मामले में कल पुलिस ने मसानगंज परिसर में रहने वाले राजेश उर्फ मुन्ना नारायण अहिरवार नामक 50 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।